हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप में आगे चलते हैं और हम अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है पार्टनरशिप में, क्योंकि 11th में हमने नहीं सीखा था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनता है, बट कुछ कारण हैं जिनके कारण हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं हमारे पार्टनरशिप में। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। अब प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करा करेंगे हम अपनी क्लासेस में। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए हम बुक उठाने वाले हैं। सबसे पहले आर्या पब्लिकेशन है, एपीसी आर्या पब्लिकेशंस। आर्या पब्लिकेशंस की बुक है डीके गोयल। ठीक है, डीके गोयल हम यूज करेंगे। इसके बाद जैसे ही इसको हम खत्म कर लेते हैं तो हम अगली बुक पर आएंगे। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी हो गई, टीएस ग्रेवाल है, हम इन सबको भी कवर करेंगे। बट पहले हमारी प्रायोरिटी है हम इस बुक को खत्म करें, इसके क्वेश्चंस को कर लें। अच्छा, इसके क्वेश्चंस को करने में हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। जो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को इन क्लास करने वाले हैं हम। ठीक है, और जो आपके इलस्ट्रेशंस हैं, यानी कि जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, जिनके आंसर्स दे रखे हैं बुक में, इन्हें हम आपको प्रैक्टिस में देने वाले हैं होमवर्क में। ठीक है, प्रैक्टिस में देने वाले हैं। आप इनके सॉल्यूशंस मत देखिएगा, जैसे हम आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं क्लास में, उसी तरीके से आप इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्यूशन मत देखिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देखेंगे तो आपको फायदा होगा, आपको खुद पता लगेगा हमें क्या फायदा हो रहा है एक्चुअलिटी में। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। इसके अलावा आपको लगता है जब आप सॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं घर पर होमवर्क में, तो आपको कोई पॉइंट में डाउट आ रहा है कि सर इसका क्या होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और कोशिश कीजिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट मिले इसका। ठीक है, हाँ जी, तो ये मैंने बात बताई कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हम क्लास में करेंगे और इलस्ट्रेशंस को आपको प्रैक्टिस के लिए घर के लिए देंगे। फिर भी अगर इलस्ट्रेशन कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिसका आपको लग रहा है कि नहीं ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्यों किया, कैसे किया, क्या किया, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उस इलस्ट्रेशन को भी कोशिश करूंगा कि एक बार क्लास में टेकअप करें। अगर ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम है उस इलस्ट्रेशन पर तो हम उसे क्लास में टेकअप कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं, ज्यादा समय ना खराब करते हुए, क्योंकि मैं बातें बहुत करता हूं शायद, है ना। तो हम क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चन कम कराता हूं। ठीक है, तो हम जल्दी से क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 1 है, अनसॉल्व्ड है बेटा। ये अनसॉल्व्ड में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। पीछे जाइएगा, सॉल्यूशन इलस्ट्रेशंस के बाद अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दिए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो दिए हुए ना, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, क्या है ये क्वेश्चन, फिर इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की जो जान है, क्वेश्चन में जो कंटेंट है वो सारा वहीं छुपा हुआ है, उसका आंसर क्वेश्चन में ही लिखा होता है, बट जरूरत है हमें उसे पहचानने की, वो क्या करने को कह रहा है, कैसे करने को कह रहा है, सारी चीजें क्वेश्चन में लिखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें उसने कहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ, क्या रेशियो है उनकी आपस में, 2:1। वो प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं, 2:1 में। यानी अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसके 3 हिस्से किए जाएंगे, और जिसमें से 2 हिस्से कौन ले लेगा, एक्स ले लेगा, और एक हिस्सा किसे मिलेगा, वाई को मिलेगा। ये है 2:1 का मतलब। आगे वैसे समझाएंगे ये रेशियोज वगैरह, हमारे पास चैप्टर है पूरा इसके ऊपर। ठीक है, The undermined trial balance was extracted। अब कहता है जो undermined यानी जो नीचे ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ये एक्सट्रैक्ट किया गया है फ्रॉम देयर बुक्स, उनकी किताबों से ट्रायल बैलेंस लिया गया है। और कब का है ये ट्रायल बैलेंस है, एज ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 के दिन का ये ट्रायल बैलेंस है। यानी साल कौन सा हुआ, फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ हमारा, फाइनेंशियल ईयर हुआ 2013-14, 13-14 का ये ट्रायल बैलेंस है। अब ट्रायल बैलेंस में उन्होंने 2 कॉलम दिए हैं, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। जो पर्टिकुलर्स है वो क्लब करके एक जगह ही डाले हुए हैं।
जैसे x की कैपिटल बताई है, y की कैपिटल बताई है उन्होंने, x की कैपिटल 3,20,000 और y की कैपिटल कितनी बताई, y की कैपिटल बताई इन्होंने 2,40,000 रुपए। इसके बाद दोनों की ड्राइंग बता रखी है, x की ड्राइंग बता रखी है और y की भी ड्राइंग बता रखी है। x की ड्राइंग वो कहते हैं 40,000 और y की ड्राइंग है कितनी बेटा, 32,000। ठीक है, इसके बाद उन्होंने स्टॉक बता रखा है। अच्छा आप मुझे देखकर बताइए, जो ये स्टॉक बता रखा है, अच्छा सबके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ तो रहा है ना, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में मुझे देखकर बताइए ये जो स्टॉक है ये कौन सा स्टॉक है, किस दिन का ये ओपनिंग स्टॉक है या फिर ये क्लोजिंग स्टॉक है। ध्यान दीजिए डेट लिखी है ब्रैकेट में डेट लिखी है 1 अप्रैल 2013। साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2014, तो ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ये तो स्टार्टिंग का स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक हुआ ये। ठीक है, इसके बाद हमें परचेज एंड सेल्स भी दे रखी है उन्होंने। परचेज की फिगर दे रखी है 8,68,000 और सेल्स की फिगर है 12,45,000। अच्छा सर ये कैसे पता लगाया आपने कि परचेज 868 है ना कि 1245? बेटा आप खुद बताइए, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेज खर्चा है ना तो खर्चे का डेबिट बैलेंस, और सेल्स हम इनकम मानते हैं तो उसका क्रेडिट बैलेंस। अच्छा जिन बच्चों को थोड़ी परेशानी आती है कि सर क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, डेबिट कहां जाएगा क्रेडिट कहां जाएगा, या फिर कौन सी चीज ट्रायल बैलेंस की कौन सी चीज कहां जाती है, इसके लिए एक आसान चीज लिख लीजिए आप। देखिए अगर नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है मतलब इनकम या फिर एक्सपेंस है, इनकम या एक्सपेंस है, नॉमिनल मतलब इनकम और एक्सपेंस, तो ये कहां जाते हैं बेटा, ये जाते हैं ट्रेडिंग में या फिर पीएनएल में, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जाते हैं ये। इसके अलावा क्या बच गया, ये देखो ये मैं बात कर रहा हूं, जो बात कर रहा हूं ये ब्रिटिश सिस्टम की बात कर रहा हूं, यहां जो अकाउंट लिख रहा हूं, और यहां मैं क्या कर रहा हूं अमेरिकन सिस्टम से आपको समझा रहा हूं, दोनों मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना, जिन्हें अमेरिकन से पढ़ा हुआ है 11th में वो अमेरिकन सिस्टम पर ध्यान दीजिएगा, जो ब्रिटिश वाले हैं वो ब्रिटिश से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हुई ये। अच्छा दूसरी बात सर, इसके बाद मैं कहता हूं बेटा एक होते थे इसके अलावा पर्सनल अकाउंट, एक होते थे रियल अकाउंट। तो जो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है वो अमेरिकन सिस्टम में क्या कहलाते हैं बेटा, वो कहलाते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है, तो ये लोग कहां जाते हैं, ये जब ये सारे हैं इनका तो मैंने बता ही दिया आपको, ये कहां जाते हैं नॉमिनल, ट्रेडिंग और पीएनएल में, ये सब जाते हैं बेटा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये ब्रिटिश सिस्टम से था और ये अमेरिकन सिस्टम से, मैंने दोनों सिस्टम से आपको बता दिया चीजें कहां जाती हैं। चलिए दोबारा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है आगे हमें, क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास जो अगला है डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर हमें दे रखे हैं उन्होंने 1,52,000 और क्रेडिटर दे रखे हैं 48,000। अगेन सर ये कैसे पता लगा साहब, डेटर है यानी हमारी एसेट है, एसेट है ना, तो एसेट का तो डेबिट बैलेंस होता है, और क्रेडिटर हमारी क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। 11th में पढ़कर आए हैं ना ये चीजें, अगर डाउट आ रहा हो तो 11th की क्लासेस देखिए थोड़ा सा, क्योंकि 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। अगर 11th समझ में नहीं आई है तो 12th में परेशानी होने वाली है, तो हाथ जोड़कर विनती है कि एक बार अच्छे से पुराने कॉन्सेप्ट कवर कर लो, क्योंकि अभी समय है, अभी स्टार्टिंग की है ना आपने, आखिरी में जाके समय नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए अच्छा डेटर और क्रेडिटर की बात हो गई। इसके बाद उन्होंने बिल्डिंग दिखा रखी है हमें ट्रायल बैलेंस में, बिल्डिंग कितने की दिखा रहा है, ये 6 लाख रुपीस की बिल्डिंग दिखा रहा है। इसके बाद कैश इन हैंड दिखा रहा है 5,900, बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा रहा है हमें 27,500। इसके बाद है हमें सैलरी टू स्टाफ दिखा रखी है ट्रायल बैलेंस में 74,700। उसके बाद रेंट है 26,400, 26,400 रेंट दिखा रखा है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर दिखा रखा है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कितना दिखा रखा है इन्होंने, 5,000 रुपए दिखा रखा है। इसके बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं 31,300 रुपए। ठीक है, तो ये हुआ ट्रायल बैलेंस खत्म। ठीक है, अब इसके आगे चलें।
इसके आगे कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपने बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी हमने सीखा ना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं लास्ट क्लास में, तो अब आपको बनाकर देखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपको 11th के एंड से शुरू कर रहा है कि जहां आपने 11th को एंड किया था और 12th की स्टार्टिंग पर लेकर आ रहा है। ये तो अल्टीमेटली आपको 11th क्लास से 12th में लेकर आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पीएनएल बनाना है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है और साथ में क्या बनाना है, साथ में आपने 31 मार्च 2014 को बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट चीज एडजस्टमेंट्स दे रखी है क्वेश्चन में। क्या कहता है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड, ये एडजस्टमेंट आपने करनी है। पहली एडजस्टमेंट क्या है बेटा, द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च 2014 इज 60,000, सॉरी 64,000 स्टॉक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसके बाद है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। किस रेट से चार्ज करनी है, 10% के रेट से चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। एक काम कीजिएगा, ट्रायल बैलेंस में वापस जाइए और जहां पर बिल्डिंग लिखा है ना, बिल्डिंग के आगे स्टार लगा दीजिए। इससे याद रहेगा कि आपने डेप्रिसिएशन लगानी है, यानी आपने कोई एडजस्टमेंट करनी है बिल्डिंग में, तो ये आपको चीज याद रहेगी। इसके आगे चलें हम, इसके आगे है अगली एडजस्टमेंट, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट। एक आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा 24,000 का, कहता है इसे भी प्रोवाइड करो, यानी इसे भी रिकॉर्ड करो बुक्स में। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ पॉइंट। देखिए बेटा, फोर्थ पॉइंट जो है ना, वो है हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पॉइंट। ये तीनों पॉइंट आपने जो ऊपर पढ़े, ये आपने 11th में भी किए थे। ठीक है, बट ये नया पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है, पहली बात वो कहता है दैट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए उनकी कैपिटल पर। सर रेट क्या है, रेट देखिए किताब में दे रखा है 5%, आपकी बुक में उन्होंने कहा है किस रेट से मिलना चाहिए, कैपिटल पर इंटरेस्ट 5% के रेट से मिलना चाहिए। चलिए, और क्या कहता है, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, एक्स को सैलरी भी मिलनी चाहिए एट अ रेट ऑफ 48,000 पर एनम, 48,000 रुपए सालाना उसको सैलरी भी देनी है। तो ये क्वेश्चन अब कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हुए एक चीज याद दिला दो दोबारा से, इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं और आपने शायद 11th में सीखा होगा, जब भी कोई एडजस्टमेंट देता है ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो वो दो जगह पर जाती है। जो एडजस्टमेंट दी है ना, वो दो जगह जाती है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एक तो जाएगी आपके क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग पीएनएल में, और दूसरी जाएगी कहां पर, दूसरी जाएगी एसेट साइड में बैलेंस शीट में। ठीक है, तो दो जगह चली गई। अभी सर दो जगह क्यों जाती है, इसका पता है कारण, इसका कारण ये है कि बेटा जो भी एडजस्टमेंट है उसको अभी किताबों में लिखा नहीं गया है, और आपको पता है हमारे यहाँ जब भी लिखते हैं तो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री अकाउंटिंग हम करते हैं, यानी एक डेबिट के करस्पॉन्डिंग में क्रेडिट भी आएगा, यानी दो चीजें आनी है ना, इसीलिए हमारी एडजस्टमेंट दो जगह जाने वाली है। ठीक है, चलिए ये आगे हम वैसे डिस्कस करते रहेंगे, जब भी ये एडजस्टमेंट आएगी मैं उसको एंट्री करके दिखाऊंगा आपको, ये एंट्री हुई, इसका क्या होना चाहिए आप ही बताइएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे ये सीखिए सबसे पहले। देखिए बेटा, उसने हमसे क्या मांगा है, उसने हमसे मांगा है पहला तो उसने हमसे मांगा है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। उसने पीएनएल ही मांगा है केवल, ध्यान दीजिए, पर मैं लिख रहा हूं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, क्योंकि होता तो ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट ही। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कौन से साल का है ये, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। ये साल खत्म हो रहा है, इस साल का है, यानी इसका मतलब क्या है बच्चे,
इसका मतलब है ये प्रॉफिट है पूरे साल का, इस साल का है। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा, प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ये साल भर का प्रॉफिट या लॉस आएगा यहां पर निकल के, किसी एक दिन का प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा। चलिए अच्छा, इसके बाद उसने हमसे क्या मांगा है, इसके बाद उसने सर मांगा है हमसे, कहता है कि वो मांग रहा है वो हमसे मांग रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है उसने, ठीक है। एक बार फॉर्मेट बना दें, फिर बताता हूं ये फॉर्मेट हम पहले ही क्यों बना रहे हैं, सारे फॉर्मेट्स एक ही बार में। एक ही बार में अगर फॉर्मेट्स बनाकर काम शुरू करेंगे ना तो बड़ी आसानी होने वाली है। एक तो सबसे बड़ा इसका ये फायदा होगा कि हम कोई चीज भूलेंगे नहीं, हमारी कोई चीज छूटेगी नहीं, क्योंकि मुझे तो जैसे भूलने की बहुत आदत है, ठीक है, मैं खुद भूल जाता हूँ चीजें कब हुई क्या हुई, ठीक है। तो आप नहीं भूलें इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम फॉर्मेट बनाकर चलें। एग्जाम में बेटा ये बहुत बार होता है, आप वो चीज लिखना ही भूल जाते हैं, तो हमेशा आज से ही प्रैक्टिस बनाएंगे कि ऐसा क्या करें कि हमारी चीजें छूटे ना। आप कई बार कोई अकाउंट ही लिखना भूल जाते हैं कि ये भी लिखना था, बाद में याद आता है, एग्जाम से बाहर आते हैं ना, ओहो ये भी लिखना था, मैं तो भूल ही गया इसे लिखना, क्वेश्चन में इतना टेंशन में आ गया था कि लिख ही नहीं पाया उसको, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। ऐसी बातें फिर आप करते हैं बाहर आकर, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम तीनों फॉर्मेट साथ ही बनाकर चल रहे हैं। और आपके पास तो स्पेस बहुत होता है, मेरे पास तो स्पेस की कमी थी, ठीक है, मैंने फिर भी बना लिए हैं तीनों अकाउंट अपने यहाँ पर, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देता हूं बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2014। अच्छा, बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं हम लोग, ये है लायबिलिटी साइड और ये है बेटा एसेट साइड, ठीक है। ये आपका अमाउंट कॉलम आ गया, ये फिर अमाउंट कॉलम इधर भी लिख दिया मैंने। फॉर्मेट हम कंप्लीट कर लें, ये इसका फॉर्मेट कंप्लीट हो गया, यहां भी लिख लें जल्दी से, ठीक है। पर्टिकुलर्स आप भी मेरे साथ साथ बना लीजिएगा इसे, ठीक है ना, ताकि प्रैक्टिस में आ जाए, कैसे करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आपने जो इसका मैं होमवर्क में देने वाला हूं अगला क्वेश्चन, वो आप खुद करने वाले हैं और ऐसे ही करिएगा, देखिए बड़ी आसानी से हो जाएगा। बस चीजों पे ध्यान दीजिएगा, जैसे बताता हूं ऐसे करिएगा, ठीक है। चलिए जी सर, सब कुछ लिख लिया, सारा फॉर्मेट आपने बना लिया। अब क्या करें, अब बेटा स्टार्टिंग करते हैं ट्रायल बैलेंस में से, और एक एक चीज जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे हम उसे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले देखिए कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की। सर कैपिटल कहां आएगी, बेटा कैपिटल कहां आएगी, बैलेंस शीट में आएगी। सर कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स कैपिटल, भाई कैपिटल तो कैपिटल ही होती है, अब पार्टनर है तो दो कैपिटल आ जाएंगी, दो लोगों की कैपिटल होंगी, एक एक्स की कैपिटल और दूसरी वाई कैपिटल। सर ये स्पेस क्यों दे दिया बीच में, क्योंकि एडजस्टमेंट्स करनी है ना, हो सकता है इनकी ड्राइंग होगी वो हटानी पड़ेगी, कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो जोड़ना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी है, तो मैंने कुछ स्पेस छोड़ दिया 3-4 लाइन का यहाँ, ठीक है। अच्छा कैपिटल कितनी है दोनों की, 3,20,000 और 2,40,000। उसके बाद और ड्राइंग्स दे रखी है, देखिए स्पेस काम आ रहा है ना, ड्राइंग्स दे रखी है, तो ड्राइंग कितनी है 40 और 32,000। 40 और 32,000 ड्राइंग मैंने माइनस कर दी, ड्राइंग्स माइनस होनी चाहिए थी ना कैपिटल में से, ऐसे ही करते थे 11th में आप, क्योंकि कैपिटल क्या है, उसने जो पैसा लगा रखा है बिजनेस में, और ड्राइंग क्या है जो बिजनेस से वो ले गया, तो नेट कैपिटल आ जाएगा इससे आपका, ठीक है। इसके बाद है स्टॉक, स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक बताया था ना हमने, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो याद करो ओपनिंग स्टॉक कहां पर आता है, सर ओपनिंग स्टॉक आता है
ट्रेडिंग के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 45,200। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद है हमें परचेज एंड सेल्स दे रखा है। सर परचेज कहां आता था? परचेज आता था बेटा, परचेज अकाउंट कहां आता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। और सेल्स याद है ना 11th में कहीं एग्जाम देने के बाद भूल तो नहीं गए हम सब? ठीक है, भूल तो नहीं गए? यही आता है ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में सेल्स आता है और ये डेबिट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखो सेल्स क्या होती है? इनकम, तो इनकम क्रेडिट साइड में आती है। और ये क्या है? परचेज खर्चा, तो परचेज खर्चा है डेबिट साइड में आ जाएगा। इस पर ज्यादा डिस्कशन करनी है, क्यों आता है कहां आता है, तो 11th में जाना पड़ेगा, समय बहुत लग जाएगा, मैं वहां भी नहीं जा रहा हूं। आप 11th वाली क्लास देख सकते हैं, वहां से आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कहां जाएगा क्यों जाएगा, तो 11th वाली क्लास आप रेफर कर लीजिएगा। 868 हमारा परचेज का फिगर है और सेल्स का है 12,45,000। ठीक है, सेल्स भी आ गया। इसके बाद बेटा, इसके बाद उन्होंने हमें डेटर और क्रेडिटर्स दे रखे हैं। सर डेटर क्रेडिटर तो एसेट लायबिलिटी है, वो तो कहते हैं बैलेंस शीट में जाती है। हाँ बेटा, वो बैलेंस शीट में जाती है। देखिए याद है ना, डेटर और क्रेडिटर कहां लिखते थे आप? डेटर सर यहां लिखते थे और क्रेडिटर्स सर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में लिख देते थे, तो लिख लेते हैं। अच्छा बैलेंस कितना है दोनों का? देखिए उनका है बैलेंस 152 और 48। 152 और 48,000। ठीक है, इसके बाद क्या दे रखा है? इसके बाद बिल्डिंग दे रखी है। ध्यान दीजिए, आपने ट्रायल बैलेंस में मार्क किया हुआ है, निशान लगा रखा है कि बैलेंस शीट के लिए कोई एडजस्टमेंट है। अच्छा बैलेंस शीट है क्या? एसेट है, तो मैं बिल्डिंग में लिख दूं यहां पर बैलेंस शीट में, बिल्डिंग को मैं लिख देता हूं, ये बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिख दी। और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 6 लाख। हमने इसे इनर कॉलम में क्यों लिख लिया? क्योंकि इसके लिए एडजस्टमेंट करनी है ना, तो एडजस्टमेंट कर कर हम नेट अमाउंट मेन कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट है कि आपने डेप्रिसिएशन लगानी है एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रिसिएशन लगाएं एट द रेट 10%, तो 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन कितनी हो गई बेटा? 60,000। ठीक है, तो बच कितना गया अमाउंट? 5,40,000। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या दे रखा है उन्होंने? हाँ, इसके बाद से पहले कुछ और समझा लें, हमें साथ फॉर्मेट बनाया है तो उसका कुछ फायदा उठाएं ना। देखिए जब आपने डेप्रिसिएशन लगाई तो क्या एंट्री की थी? आपने एंट्री की, सर डेप्रिसिएशन लगाने की तो यही एंट्री करते थे हम 11th में। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर लगाई है तो बिल्डिंग हो गई कम, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, कितने से? 60,000 से। अब देखो बिल्डिंग की वैल्यू तो आपने कर दी कम, 60,000 से कम हो गई ना। अभी खर्चा नहीं लिखा कहीं भी, खर्चे कहां जाते हैं? ट्रेडिंग पीएनएल में। ठीक है, तो पीएनएल में खर्चा डालें। याद है ना डेप्रिसिएशन कहां जाता था? डेप्रिसिएशन जाता था पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, मैंने डाल दिया डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में। इसके बाद हम ना, यानी हमने बिल्डिंग का एडजस्टमेंट कर लिया, दोनों जगह डाल दिया, बिल्डिंग भी कम कर दी और डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया। डबल साइड हो गया ना। देखो मैंने क्या कहा था, जब भी एडजस्टमेंट आएगी तो दो जगह जाएगी, तो क्या हुआ? यहां पर माइनस हुआ और वहां पर ट्रेडिंग में, सॉरी ट्रेडिंग पीएनएल में डेबिट साइड में आ गया। आगे चले यहां से। अब है कैश इन हैंड। सर कैश इन हैंड क्या है बेटा? कैश इन हैंड एसेट है, एसेट है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा इसे मिटा दो, ये जर्नल एंट्री है, वो मैंने समझाने के लिए यहां लिख दिया था। ठीक है, अब हटा देते हैं, आगे चलना है ना। तो अगला लिखें कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है बेटा? कैश इन हैंड है हमारा 5,900 रुपए।
इसके बाद क्या है, इसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 27,500। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, हमें बैंक को पैसा चुकाना है ये, तो हमने कहा सर बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, तो वो तो क्रेडिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड कह रहा हूं, लायबिलिटी साइड में आना चाहिए। लायबिलिटी साइड में आ गया, लायबिलिटी साइड में अमाउंट कितनी है 27,500, 27,500, ठीक है। इसके बाद क्या है, सैलरीज टू स्टाफ, सैलरी स्टाफ की है, सैलरी क्या है बेटा खर्चा, तो खर्चा कहां आ जाएगा, पीएनएल अकाउंट में, ट्रेडिंग पीएनएल में, तो टू सैलरीज टू स्टाफ, अमाउंट कितना है सैलरीज टू स्टाफ का, अमाउंट है 74,700, 74,700 हमारा सैलरीज टू स्टाफ का खर्चा है, तो ये पीएनएल में चला गया, खर्चे जाते हैं ट्रेडिंग पीएनएल में, ठीक है। इसके बाद बात करें रेंट, अच्छा ध्यान दीजिए रेंट पर आपने दोबारा स्टार लगा रखा है, यानी इसके लिए भी एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है देखते हैं, पहले रेंट लिख लें यहाँ पर, टू रेंट एडजस्टमेंट है, तो मैं क्या कर रहा हूं इसे इनर कॉलम में लिख रहा हूं, अमाउंट कितना है इसका 24,400, 24,400 ये ना, हाँ सॉरी 24 नहीं 26,400, सॉरी अमाउंट है 26,400। एडजस्टमेंट में क्या कह रखा है, एक बार पढ़िए एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कहता है आपने क्या करना है, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट पेएबल है, रेंट ड्यू है, आपने एक रेंट है जो पे नहीं किया अभी तक, यानी वो लायबिलिटी बन गई आपकी, साथ में खर्चा भी बन गया इस साल का, तो खर्चे में जोड़ दो प्लस रेंट आउटस्टैंडिंग कितना 2,400 रुपए, तो ये कितना हो गया 800, 28,800, 28,800 रुपए ये आ गया, ये समझ में आया ये वाला एडजस्टमेंट। अच्छा अब एडजस्टमेंट का एक पार्ट तो मैंने यहां कर दिया, मैंने आपको याद बोला था, याद हो तो, कि एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, एक तो एडजस्टमेंट यहां आ गई, दूसरी जगह अब लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को हम यहां लिख देते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है कितनी 2,400 रुपए की, यानी 2,400 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट की लायबिलिटी आ गई। इसके बाद बोलता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कितना है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है हमारा 5,000 रुपए, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी खर्चा है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी यहां आ गया, कहां पर ट्रेडिंग पीएनएल में, अमाउंट क्या है इसकी 31,300 रुपए, ठीक है सर हो गया सब कुछ, हाँ बेटा सब कुछ हो गया, बस दो चीजें रह गई, एक तो एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 4, जो जो एडजस्टमेंट करते जाओ ना, जैसे मैंने ट्रायल बैलेंस पे निशान लगवाए थे, ऐसे एडजस्टमेंट पर भी टिक करते जाओ कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट कर ली है। तो अब आते हैं एडजस्टमेंट्स पर, तो देखो एडजस्टमेंट नंबर 1 हमने कर ली, नहीं है सर एडजस्टमेंट नंबर 1 तो नहीं की, बेटा अभी कर लेते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, तो ध्यान दो क्लोजिंग स्टॉक एक बार तो कहां आता है, एक बार आता है सर ट्रेडिंग अकाउंट में, अमाउंट क्या है बेटा क्लोजिंग स्टॉक का 64,000, और दूसरा क्या, ये एसेट बनकर कहां दिखता है, बैलेंस शीट में, ठीक है बैलेंस शीट में दिखता है ये। अच्छा लिख लिया, यानी अब एडजस्टमेंट नंबर 1 भी कर ली, 2 भी कर लिया डेप्रिसिएशन वाला बिल्डिंग पर, और 3 भी कर लिया, यानी सारा काम खत्म हो गया। सर फोर्थ, बेटा मैंने कहा था फोर्थ किस चीज का है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का है, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दो, पार्टनर को सैलरी दे दो, मैंने क्या कहा था आपको, पार्टनर को कुछ भी देना है, इंटरेस्ट दो, सैलरी दो, बोनस दो, सब कहां पर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देंगे, ठीक है। कहो तो मैं लिख भी दूं, बट मैं चाहूंगा कि पहले हम इसको खत्म कर लें, इसको क्लोज कर लें, फिर इन दोनों को बाद में क्लोज कर लेंगे,
ठीक है, तो चलिए मेरे साथ पहले हम इसे क्लोज करें। यहां पर हमारा कितना प्रॉफिट या लॉस आया वो देख लेते हैं जरा। देखो इस साइड का टोटल तो आ गया है 9 और ये 10, ठीक है ना, 10 13,09,000 रुपए हमारा टोटल आ गया किसका, क्रेडिट साइड का। अब इधर देखें, ये 13,09,000 आया और ये कितना आ रहा है हमारा 868 यानी 868 एक और एक है और 45 एक है, दो अमाउंट है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा यहां पर, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ग्रॉस, क्योंकि ये साइड कम है ना, ये 9 लाख के आसपास ही बन रहा है और ये 13 लाख हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसे हम क्या बोल देंगे, बैलेंसिंग। समझते हैं ना बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, जो हमने बैलेंस करके निकाला उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। हम बैलेंस करके निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा बैलेंस करके मुझे बताओ ये प्रॉफिट कितना आया, ठीक है, एक बार बताइए मुझे बैलेंस करके, इन दोनों का टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जरा बताओ कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ जी, कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3,95,800, ठीक है, 3,95,800 रुपए, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा मैंने यहाँ पीएनएल लाइन जैसे आप 11 में करते थे कि ट्रेडिंग खत्म होने के बाद पीएनएल के लिए लाइन शुरू करते थे, लाइन डालकर लिखते थे पीएनएल अकाउंट और फिर पीएनएल अकाउंट स्टार्ट करते थे। क्या देख ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा है, ट्रेडिंग और पीएनएल एक साथ ही बना रहे हैं, यानी दोबारा लिखने की जरूरत थोड़ी ना, जब ऊपर लिख दिया मैंने ट्रेडिंग भी है और पीएनएल भी है यहाँ पर, तो ऊपर हम दोबारा नहीं लिख रहे, ठीक है। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, हमने ऊपर से कैरी किया ट्रेडिंग से ये 3,95,800। अच्छा ठीक है। अच्छा आप जल्दी से ये बताइए आपका ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बताइए। नेट प्रॉफिट भी बैलेंसिंग फिगर ही होगा ना, क्योंकि ये भी हमने बैलेंस करके निकाला है इस अकाउंट को, दोनों साइडें देखी। जल्दी बताइए टोटल कर कर, ठीक है, कि कितना आना चाहिए, कितना 196,000, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा 196,000 ही आया है ना, मैं भी एक बार आंसर देख लेता हूं, ठीक है। तो 196 बच्चों ने बताया ये आ गया। अब आगे चले यहां से, अब आते हैं हम लोग 12th पर। यहां तक तो हमने 11th को ही खत्म किया है, ठीक है, 11th ही खत्म हुई है अभी तक, तो 12th तो अब आए हैं हम शुरू। याद कीजिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि क्योंकि यहां पर एक ऑनर नहीं है, एक मालिक नहीं है, ज्यादा एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम प्रॉफिट को सीधा बैलेंस शीट में नहीं ले जाते। हमारा जो नेट प्रॉफिट आया ना 11th में क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में उठाकर रख देते थे, बट हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट में अभी कुछ और काम करना है, तो हम नेट प्रॉफिट को कहां ले आते हैं, हम ले आते हैं नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया 196,000, ठीक है बेटा। अब आते हैं लास्ट एडजस्टमेंट पर। लास्ट एडजस्टमेंट में देखो उसने क्या क्या बोला है, एक तो बोला है उसने कि इंटरेस्ट देना है कैपिटल पर 5% के रेट से, ठीक है, एक तो देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, ये पहली बात। दूसरी बात क्या कही उसने, एक्स को सैलरी देनी है, कितनी सैलरी देनी है 48,000, साल भर की सैलरी देनी है, ठीक है बेटा। और कुछ सर, और कुछ क्या,
चलो पहले से लिख लो फिर बताता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ और भी बच गया अभी। ठीक है, तो वो क्या बचा जरा देखते हैं। तो सबसे पहले तो सर इस प्रॉफिट में से हमें इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट की याद करो क्या एंट्री करते थे जब इंटरेस्ट देते थे पार्टनर को, मैंने लास्ट क्लास में लिखवाई थी आपको। ठीक है, याद कर कर मुझे बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी है, अच्छा सॉरी ये तो एक्स और वाई है ना यहाँ पर, तो पार्टनर भूल गया मैं, एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल। एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल में कितना कितना अमाउंट जाएगा बताओ। सर कैपिटल कितनी है इनकी बेटा, ये रही ना, देखो 3,20,000, 3,20,000 का 5% बताओ, 3,20,000 का हो गया, बताइए कितना हुआ, 16,000। ठीक है, कैसे निकाला ये, 3,20,000 का 5% निकाल लिया हमने, ये आ जाएगा 16,000। लिख के तो बताने की जरूरत तो नहीं है ना आपको कैसे आया, वैसे वर्किंग नोट दिखाएंगे हम। एक काम करें तो मैं यहां पर लिख लूं क्या, वर्किंग नोट बना लें, ज्यादा अच्छा होगा। मैं यहां बना लेता हूं वर्किंग नोट। अब ये चीज तो काम की नहीं है ना आपके, यहां बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिख देता हूं कि क्वेश्चन 1 है हमारा ये। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा, वर्किंग नोट नंबर 1। कैसे निकालेंगे, एक्स की कैपिटल पर एक्स को कितना मिलेगा और वाई को कितना मिलेगा, एक्स को मिलेगा 3,20,000 का 5%, कितना आ गया 16,000। और वाई को कितना मिलेगा, वाई की कैपिटल कितनी है 2,40,000 का 5%, ये कितना हो गया 12,000। ठीक है ना, एक्स और वाई दोनों का टोटल कितना हो गया, ये 8 और 2 28,000 हो गया ये था 12,000 और ये टोटल 28,000 हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, ये किसी को समस्या तो नहीं है ना, मैंने इसे यहां लिखा। जर्नल एंट्री याद करो, जब इंटरेस्ट देते थे तो क्या एंट्री करते थे, पहली एंट्री करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट टू, हम करते थे इंटरेस्ट टू कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद क्या करते थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 2 एंट्री की थी, लास्ट क्लास में सीखा था हमने कि ये 2 एंट्री करनी है। पहले हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल, यानी इंटरेस्ट चार्ज करो और उसके खाते में जोड़ दो, जिस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है उसके खाते में जोड़ दो। अगला काम क्या करो, ये जो खर्चा किया इसे पीएनएल में डाल दो, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो मैंने ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर किया तो क्या एंट्री आई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान देखो मैंने वही तो लिखा है, मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट क्या किया, डेबिट साइड है ना, डेबिट किया और नाम क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो मैंने डिटेल लिखी है केवल, ये उनके कैपिटल अकाउंट नहीं लिखे मैंने, ये बस मैंने डिटेल लिखी कि ये 28,000 कैसे आया। ठीक है, अगली बात, सर आपने इंटरेस्ट तो दे दिया, दूसरा काम क्या करना था बेटा, दूसरा काम करना था कि सैलरी देनी है वाई को। अच्छा वाई को सैलरी देनी थी तो एंट्री क्या बन जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगा इसकी जगह सैलरी, और यहां क्या आ जाएगा सैलरी। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में दोबारा क्या होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा, रीजन क्या होगा, हमने दी है सैलरी टू वाई। ठीक है, टू एक्स सैलरी, एक्स को हमने सैलरी दी 48,000। सर ये दोनों तो हो गए, सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आता है बेटा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप खुद बताओ। हमारा प्रॉफिट था 196, इसमें हमने ये 2 चीजें कर दी, इसके बाद भी प्रॉफिट बचा हुआ है, कितना प्रॉफिट बचा हुआ है आप लोग मुझे बताओ। सर इसके बाद प्रॉफिट बच जाता है 1,20,000 रुपए। ठीक है, माइनस कर दो ना इसमें से, इन दोनों को प्लस करो और इसमें से माइनस करो, 1,20,000 रुपए बच गया प्रॉफिट।
हाँ सर 1,30,000 रुपए प्रॉफिट बच गया। अच्छा मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं अभी वर्किंग नोट हटा दूं, आपने लिख लिया हो तो ठीक है ना। तो मैं इनकी एंट्रियां भी हटा रहा हूं, आप लिख लीजिए अगर लिखना हो कि मैंने पहली एंट्री की थी फिर दूसरी इसी को काट कर दूसरी एंट्री भी बना दी। ठीक है चलिए अब यहां से आगे चलते हैं और मैं इसको भी वर्किंग नोट को भी हटा रहा हूं और ये मैंने जो आपको एंट्री कर कर दिखाई इसका मतलब बताया कि हाँ हुआ क्या, ये भी हुआ। अब एक बात बताओ बेटा, 1,20,000 रुपए प्रॉफिट बच गया। ठीक है अब इसका क्या करें सर, इसका करना क्या है, प्रॉफिट तो मालिकों का ही होता है, ऑनर्स का होता है, ये प्रॉफिट भी इन्हीं में बांट दो। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात, ये प्रॉफिट इन्हीं का है तो इसे भी बांट देते हैं इन्हीं लोगों में। सर बांटे कैसे, याद करो मैंने आपको बताया था अगर आपकी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर। याद है ना रूल्स इन एब्सेंस, हमने इससे भी पिछले वाली क्लासों में किया था। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो क्या करना है, बस दो ही काम करने हैं, याद है ना। पहला क्या बताया था कि प्रॉफिट बटना है इक्वल यानी बराबर बराबर, और दूसरा काम क्या था, दूसरा देना था, याद कीजिए दूसरा था लोन से रिलेटेड। हाँ लोन पर इंटरेस्ट देना था 6%, अगर कुछ ना कहा जाए। क्या कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था अगर कुछ, क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता, सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूं, आपकी पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है, कुछ नहीं कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, देंगे आप, नहीं देंगे सर क्योंकि आपने बोला था बस दो ही काम करने हैं, एक तो प्रॉफिट बांटना है बराबर और दूसरा देना है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल बेटा यही कहा था, यही याद रखना है कि केवल दो ही काम कर रहे हैं। बट यहां पर आए अपने क्वेश्चन पर वापस, तो 1,20,000 का प्रॉफिट अभी भी बचा हुआ है। क्या एक बार देख लें अपने क्वेश्चन को, उसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है क्या, जरा ध्यान से देखिए। बेटा पहली लाइन में ही बोला है उसने कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी पीएसआर है 2:1। यानी क्या करेंगे हम, टोटल प्रॉफिट के कितने हिस्से करेंगे, 3 हिस्से करेंगे। ठीक है 3 हिस्से करेंगे जिसमें से 2 हिस्से किसे दे देंगे, एक्स को, और 1 हिस्सा दे देंगे वाई को। तो सर कैसे करेंगे ये, बेटा देखिए हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,20,000 बचा हुआ है। ठीक है एक्स को क्या मिलेगा, सर एक्स को आपने बोला कि इसके 3 हिस्से करो, बेटा डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो 3 हिस्से हो जाएंगे ना। हाँ सर 3 हिस्से हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 3 हिस्से हुए यानी एक हिस्सा, 3 से डिवाइड करने से क्या हो गया, एक हिस्सा बन गया, एक हिस्सा आ गया तो x को कितने सर 2 हिस्से देने तो 2 हिस्से आ गए। सर y को देखो वही बात मैंने कहा था, ये है 1,20,000, इसके करो 3 हिस्से और एक हिस्सा इसको दे दो। ये बात समझ में आई या नहीं आई, 80,000 रुपए इसको दे दो और 40,000 रुपए y को दे दो। तो ये क्या हो गया, जो बाकी बचा हुआ 1,20,000 का प्रॉफिट था ये हमने x और y में बांट दिया। रेशियो क्या रही, 2:3। समझ में आया ना कैसे रेशियो में बढ़ता है, टोटल कर लो, इन दोनों का टोटल करो, 2 + 1 3, यानी 3 हिस्से करो और 3 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से x को दे दो और एक हिस्सा y को दे दो। अगर ये समझ ना आए तो मैं कोई और तरीका भी बताऊंगा इस चीज के लिए, पर कोशिश करना समझ में आ जाए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है चलिए इसे ऐसा भी कह सकते हैं, मैं आपको एक सर्कल बनाकर दिखाऊं, देखो बेटा आपका सब लो ये टोटल क्या है 1,20,000 है और ये मानो 3 हिस्से हो गए। ठीक है 1 2 और 3, मानना तीनों बराबर बराबर ही है, थोड़ा आधा ज्यादा दिख रहा है, मैं इसे मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, कुछ सही सा बना देते हैं। ठीक है अब लग रहा है थोड़ा बहुत बराबर। ठीक है हाँ जी, तो एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, 3 हिस्से कर दिए हमने इस चीज के, 2 हिस्से किसको देने हैं, 2 हिस्से देने हैं एक्स को। तो मैंने कहा ये वाला हिस्सा भी एक्स को दे दो और ये वाला हिस्सा भी एक्स को दे दो,
ये बचा हुआ हिस्सा किसको दे दो, y को दे दो। तो आप कर लो इसके 3 हिस्से, 3 हिस्से करोगे तो एक हिस्सा कितना आता है 40 का, 40 का, और ये भी, यानी सारे हिस्से कितने हैं 40, 40 के 3 हिस्से हो गए। ये 2 हिस्से किसको देने हैं x को, यानी x को कितना देना है 80,000 रुपए, और ये एक हिस्सा किसका y का, यानी y को कितना देना है 40,000 रुपए। ठीक है, ये बात हमने की, हमने 3 हिस्सों में बांट दिया उसको। सर अब इसे लिखना कैसा है बेटा, याद करो जब हम प्रॉफिट बांटते थे पार्टनर को तो क्या एंट्री करते थे, हम प्रॉफिट देते थे पार्टनर को तो हम कहते थे पीएनएल से निकालो और किसकी कैपिटल में ऐड कर दो, एक्स की कैपिटल में और वाई की कैपिटल में। तो सर एंट्री क्या करते थे उसकी, हम जो मैंने लास्ट क्लास में कराई थी मैं लिख देता हूं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या होती थी एंट्री, टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। मैंने एक ही लिखा था पर एक्चुअल में करते ऐसे हैं, 2 बार करने की जरूरत क्या है, ये गए 1,20,000, 80 इसके खाते में और 40 इसके खाते में जोड़ दिए। ठीक है, अब इस एंट्री की लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, लेजर पोस्टिंग देखें तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ है डेबिट, मैंने कहा हाँ सर डेबिट हुआ है, कारण क्या है ये दो, टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। कई लोग इसे क्या लिख देते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, पीएसआर में बांट दिया। तो पीएसआर में बांटा कैसे, हमने 80,000 तो इसको दे दिए और 40,000 इसको दे दिए, यानी 1,20,000 बट गए। दोनों साइड के टोटल देखो बराबर आए या नहीं आए, 196,000, 196,000। ठीक है, तो ये दोनों ये हो गया आपका। अब इससे आगे चलें, जल्दी से खत्म करते हैं। अब यहां पर दोबारा हो, वहां पर कोई लेना देना नहीं है, इसे मैं मिटा दूं। ये जो मैंने एंट्री कर कर दिखाई आपको, इसे मैं मिटा देता हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट मिला है एक्स को और वाई को, तो इंटरेस्ट मिला है तो इनकी कैपिटल में जुड़ना चाहिए नहीं मिलना, जुड़ना चाहिए, हाँ सर जुड़ना चाहिए। इंटरेस्ट की कितना जुड़ना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई को कितना मिलना चाहिए सर, वाई को मिलना चाहिए 16,000 रुपए। अच्छा एक्स को मिलना चाहिए 16,000 रुपए और वाई को कितना मिलना चाहिए 12,000 रुपए। एक्स को मिल गया 16, ये 12। अब इसके बाद एक्स को सर सैलरी मिलनी चाहिए, मैं कहा सैलरी भी दे देते हैं। सैलरी मिली तो उसके खाते में गई ना, जुड़ गई उसकी कैपिटल में, ये आ गया 48,000। ठीक है, अच्छा सर इसके बाद देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, बच गया 2, प्रॉफिट भी 2 सर, प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना मिला, इसको मिला 80,000 और इसको मिला 40,000। अच्छा इसका टोटल बताओ मुझे जल्दी से अब। ठीक है, टोटल बताओ इन दोनों का कितना कितना आया। इसका तो आ गया 4,24,000, सही है ना, 4,24,000। अच्छा y का टोटल और बताओ, ये माइनस है, ध्यान रखना ड्राइंग माइनस करना है, बाकी सब चीजें प्लस करनी है। अच्छा बताइए कितना हुआ इसका, हाँ y इन सबको जोड़ना है, बस ये माइनस करना है इस टोटल में से, ये तीनों जोड़िए और ड्राइंग माइनस कर दीजिए। तो ये और बताइए ये कितना आएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, कितना आएगा ये 260,000, 2,60,000। चलिए ठीक है, 2,60,000 ये आ गया। अब एक काम करते हैं, इन्हें और कर लें दोनों साइड को टोटल। अब इन साइड का टोटल मुझे बताइए, इनका टोटल और बता दीजिए कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, हाँ पूरा टोटल करो। ठीक है बेटा, टोटल बता रहे हैं बच्चे 7,61,000
900, यही आ रहा है 7,61,900, 7,61,900। देखिए आपका भी यही आ रहा है क्या? एक बार बुक से सॉल्यूशन और देख लें। नहीं, आंसर दे रखा है, सॉल्यूशन कह रहा हूं, आंसर दे रखा है, जरा बुक का आंसर और देख लें। ठीक है भाई, सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 1 था ये। आप समझ लीजिए, कहीं कोई परेशानी है, क्या किया क्यों किया, तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। एंड प्लीज शेयर टू ऑल, सभी बच्चों को, अपने 11th वाले तो दूसरे, अगर 11th का वीडियो भी किसी को चाहिए तो प्लीज उन बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं, हमारा लिंक आप वो 11th के वीडियोस देख सकते हैं। 12th वाले अपने फ्रेंड्स को भेजें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, कॉन्सेप्ट समझें, हम रटे ना। ठीक है, 11th 12th बेस है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए सारी चीजें। ठीक है, मैं हट जाता हूं, किसी को लिखना है तो। इसके बाद हम, अच्छा साथ साथ अब इसका जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है, यानी इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है आपका स्टार्टिंग में, वो आप कर कर देखिएगा। नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे भी ट्राई करूंगा सॉल्व कराने की। आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, आप कहेंगे नहीं सर हो रहा है वो आसान था, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अब हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए आप लोग। ओके।